साल था 1943। देश भर में ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचार अपनी चरम सीमा पर थे, लेकिन बंगाल के लोग अंग्रेजों से भी बड़ी आपदा से लड़ रहे थे, जो था सदी का सबसे भयंकर अकाल। भूख से बेहाल लोग हड्डियों के ढांचों में तब्दील हो गए थे। सड़कें लोगों के ढेर से भरी हुई थीं, कुछ मृत तो कुछ जीवित, जिनके शरीर के बचे कुचे मांस को चील कव्वे नोच कर खा रहे थे। लेकिन लोगों में इतनी हिम्मत तक नहीं थी कि वो हाथ उठाकर अपने शरीर से उन पक्षियों को भगा सके। कुछ लोग कूड़ेदान से खाना ढूंढ कर खा रहे थे, तो कुछ ने घास, चूहे और जिंदा सांप तक पेट पालने के लिए जो मिला वो खाया। मजबूर माँ बाप अपने बच्चों को एक वक्त का खाना तक नहीं खिला पा रहे थे, और भूख से बिलख रहे बच्चों की चीखें उन्हें इतना कष्ट दे रही थीं कि कुछ लोगों ने अपने नवजात बच्चों तक को नदी में फेंक दिया। कुछ लोग चावल की एक कटोरी के लिए अपने घर की महिलाओं का सौदा करने के लिए तैयार थे, ताकि जो साहूकार उनका सौदा करे उसके घर उन्हें कम से कम एक वक्त का खाना तो मिले और वो जिंदा रह पाए। इस आपदा ने बंगाल को इतना दर्द दिया कि जिसकी कीमत 30 लाख लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई। ये कहानी है 1943 में आए बंगाल के अकाल की, जो कुदरती नहीं था, बल्कि ये खुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा बनाया गया था। यानी ये मानव निर्मित त्रासदी थी। जी हाँ, एक तरफ द्वितीय विश्व युद्ध में तानाशाह हिटलर से लड़ रहे चर्चिल ने खुद बंगाल में तानाशाही और बेरहमी की सभी हदें पार कर दी थीं, और एक ऐसा कदम उठाया था जिससे बंगाल के 30 से 50 लाख लोग मारे गए थे। लेकिन चर्चिल ने ऐसा तो क्या किया था कि पूरे प्रदेश का अनाज अचानक गायब हो गया। कैसी थी अकाल में बंगाल में बसने वाले करोड़ों मासूम लोगों की हालत, जानकर आपकी आंखों में आंसू भर आएंगे। और ये वीडियो देखना हर भारतीय के लिए बेहद जरूरी है। भारत के पूर्व में बसा बंगाल, जहां बारिश की कोई कमी नहीं, जहां 12 महीने नदियां बहती हैं, जहां की मिट्टी उपजाऊ है, जहां चावल की पैदावार सबसे ज्यादा होती है, और जहां चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। कहते हैं बंगाल में अगर पौधा बो दिया जाए तो उसे खाद और पानी देने की भी जरूरत नहीं होती, वो खुद पहले पौधा और फिर पेड़ बन जाता है। यही वजह है कि जब ब्रिटिशर्स ने भारत में कदम रखा तो उनकी पहली नजर बंगाल पर ही थी। इसलिए उन्होंने शुरुआत में बंगाल को ही अपनी राजधानी बनाई। अंग्रेजों ने सालों तक बंगाल को सबसे ज्यादा लूटा, मगर फिर आया द्वितीय विश्व युद्ध का दौर, जब अंग्रेजों ने बंगाल को लूटने की अपनी सभी हदें पार कर दी। चारों तरफ हरियाली की चादर ओढ़े बंगाल के लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए, और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का। दोस्तों, ब्रिटिश जनता और अधिकतर यूरोप के लिए चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के हीरो हैं, जिन्होंने दुनिया को नाजीवाद की पकड़ में जाने से बचाया। इस बात में कुछ हद तक सच्चाई भी है, लेकिन भारत के लिए चर्चिल किसी विलन से कम नहीं थे। उन्हें बंगाल के 1 करोड़ लोगों की हत्या का जिम्मेदार माना जाता है। लेकिन क्यों? ये जानने के लिए हमें चलना होगा उस दौर में जब दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 की चपेट में आ गई थी। एक तरफ थी जर्मनी, इटली और जापान की तिकड़ी, तो दूसरी तरफ थे ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, चीन और सोवियत यूनियन जैसे मित्र राष्ट्र। विश्व भर में युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। अपने कंस्ट्रक्शन कैंप में तानाशाह हिटलर ने लाखों यहूदियों की हत्या कर दी थी, लेकिन उससे लड़ने वाले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल भारत में कुछ ऐसा करने वाले थे जो हिटलर के पापों जितना ही क्रूर था। 7 दिसंबर 1942 जापान ने अचानक म्यांमार पर हमला कर दिया। उस दौर में सभी देश जापान से खौफ खाते थे, क्योंकि म्यांमार यानी बर्मा से पहले जब जापान ने चीन पर हमला किया था तो वहां के लोगों ने जापानी सैनिकों को चीनी सैनिकों का मांस खाते हुए देखा था। इसलिए हर तरफ ये खबर फैल गई थी कि जापानी सैनिक नरभक्षी हैं, और देखते ही देखते जापान ने युद्ध भूमि में बर्मा की सेना को हरा दिया और पूरे देश पर कब्जा कर लिया। अब बर्मा की सीमा भारत से सटी हुई थी,
यानी जापान भारत के बॉर्डर पर था, जिसका फायदा उठाते हुए चर्चिल ने भारत को यह डर दिखाया कि अगर ब्रिटेन की सेना हार गई तो भारत जापान का गुलाम बन जाएगा। उस वक्त जापानियों की क्रूरता और नरभक्षी होने के किस्से दुनिया भर में फैल चुके थे, इसलिए भारत जापान का गुलाम नहीं बनना चाहता था। ऐसे में चर्चिल भारत को वर्ल्ड वॉर 2 में घसीटने में कामयाब हो गए, जिसका सबसे ज्यादा असर पड़ा बंगाल पर। दरअसल बंगाल उत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य था, इसलिए जापान का हमला होते ही वर्मा के रिफ्यूजी मणिपुर से होते हुए बंगाल में दाखिल हो गए, जिससे बंगाल में लोगों की संख्या बढ़ने लगी और इसी के साथ खाने पीने की डिमांड भी बढ़ गई। मगर उस वक्त अंग्रेज बंगाल के चावल ब्रिटेन में एक्सपोर्ट करते थे और बंगाल अपनी जरूरत पूरी करने के लिए बर्मा से चावल लेता था, लेकिन अब बर्मा से भी चावल आना बंद हो गया था। लेकिन चर्चिल ने बंगाल से ब्रिटेन चावल मंगाना बंद नहीं किया, जिसकी वजह से बंगाल में दिन प्रतिदिन खाने की कमी होने लगी। लोगों के घरों में जमा धन भी अब खत्म होने लगा और धान की कीमतें इतनी बढ़ गई कि बंगाल के लाखों लोग के लिए एक वक्त की रोटी खरीदना भी नामुमकिन हो गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, असल त्रासदी तो अभी बाकी थी। जी हाँ, बंगाल के गांव जो एक समय पर न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई देशों की चावल की डिमांड पूरी करते थे, वहां अब खेत बंजर पड़े थे। किसान खुद चावल के एक एक दाने को मोहताज हो गए थे। उनके पास खेती करने के लिए बीज खरीदने तक के पैसे नहीं थे और ना ही भूखे शरीर से उन्हें श्रम करने की हिम्मत ही मिल पा रही थी। इसलिए जब लोगों को गांव में अनाज नहीं मिला तो वो भोजन की तलाश में शहरों में गए, जहां उन्होंने भूख से दम तोड़ दिया। लेखक क्रिस्टोफर बेली और टिम हार्पर अपनी किताब में लिखते हैं, अक्टूबर के मध्य तक कलकत्ता में मृत्यु दर 2000 प्रति माह पहुंच गई थी। हालत ये थी कि जब ब्रिटिश और अमेरिकी सैनिक सिनेमा हॉल से पिक्चर देखकर निकलते थे तो उन्हें सड़क पर भूख से पीड़ित लोगों की लाशें दिखाई देती थी, जिन्हें चील कौवे खा रहे होते थे। जाहिर है ये सारी बातें चर्चिल तक भी पहुंच रही थीं, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा था। उन्होंने न सिर्फ बंगाल से चावल मंगवाना जारी रखा, बल्कि ऑस्ट्रेलिया से गेहूं से भरे जहाज भारतीय बंदरगाहों पर न रोककर उन्हें भी ब्रिटेन मंगवा लिया। और तो और अमेरिका, कनाडा ने भारत को खाद्य मदद भेजने की पेशकश को भी नामंजूर कर दिया, जिसे लेकर चर्चिल ने यह बहाना दिया कि बंगाल अनाज ले जाने वाली ट्रेन और जहाज को जापानी लूट लेंगे। इस तरह से प्रधानमंत्री चर्चिल बंगाल के पास ट्रांसपोर्टेशन को पूरी तरह से ठप कर चुके थे ताकि बंगाल में अनाज पहुंच ही ना पाए। चर्चिल भारतीयों से इतनी नफरत करते थे कि जब वायसराय आर्चीबाल्ड वेवेल उन्हें बंगाल में पड़े सूखे की खबर देते और बंगाल से ब्रिटेन चावल न मंगाने की मांग करते तो चर्चिल उनकी हर मांग को नजरअंदाज कर देते। और जब अधिकारियों ने बार बार उन्हें तार भेजे तो एक बार चर्चिल ने चिढ़कर जवाब में तार भेजा, जिसमें उन्होंने पूछा था गांधी अभी तक मरे क्यों नहीं, क्योंकि दुनिया भर में गांधी की लोकप्रियता से चर्चिल जलते थे। लेकिन मधुश्री मुखर्जी अपनी पुस्तक में दावा करती हैं कि जब बंगाल में यह अकाल अपने चरम पर था तब करीब 7 करोड़ किलोग्राम चावल भारत से बाहर भेज दिए गए थे। ये सब तब हो रहा था जब अंग्रेज भारत जैसे देश को गुलाम बनाना अपना नैतिक अधिकार समझते थे। ब्रिटिशर्स ने इसे व्हाइट मेंस बर्डन की संज्ञा दी थी, यानी उनका मानना था कि काले और दूसरे अश्वेत लोगों को सभी इंसान बनाना अंग्रेजों की जिम्मेदारी है और वो इस बोझ को अपने कंधों पर उठाते रहेंगे। इस बीच अगर जापान वर्मा से भारत पर हमला करे तो उससे लड़ने के लिए अंग्रेजों ने बंगाल में ब्रिटिश इंडियन आर्मी का बेस कैंप बनाया और चर्चिल ने ऑर्डर दिया कि बंगाल से बाहर जितना भी खाना है और कपड़ा है वो सभी सिर्फ ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ही मिलेगा। जिस वजह से बंगाल में आर्मी के लिए चावल, अनाज और कपड़ों का स्टॉक ठीक वैसे ही जमा होने लगा जैसे ब्रिटेन में चावल के भंडार भरने लगे थे। लेकिन दूसरी तरफ बंगाल के लोग खाने के एक एक निवाले के लिए भी तरस रहे थे और उनकी हालत के बारे में जानकर आपकी आंखों में भी आंसू भर आएंगे। प्रदेश में करोड़ों लोग खाने की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे थे।
ठीक ठाक धन दौलत रखने वाले कुछ लोगों ने अपनी जमीन, गहने और घर तक बेचकर कुछ महीनों तक खूब महंगे दाम में खाना खरीदा, लेकिन एक समय जब उनकी जेबें खाली हो गई, गरीब लोग तो पूरा दिन सड़कों पर हाथ फैलाकर खाना मांगते, लेकिन किसी के पास इतना खाना नहीं था कि वो चाहकर भी दूसरे व्यक्ति की मदद कर सके। कुछ लोगों ने कूड़ेदान से खाना उठाकर खाने की कोशिश की, लेकिन वहां भी एक निवाले के लिए उन्हें कुत्ते बिल्ली जैसे जानवरों से लड़ना पड़ता। पशु पक्षी भी भूख से मर रहे थे। ढाका और कलकत्ता जैसे शहरों में लोगों ने खाने की खोज में बड़े जमींदारों और सरकारी ऑफिसर्स के दरवाजे खटखटाए, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। पेट पालने के लिए लोगों ने घास फूस, चूहे और यहाँ तक कि जिंदा सांप खाना शुरू कर दिया, लेकिन वो भी खत्म हो गया। साल 1989 में लेखक अशोक मित्रा ने अपनी आत्मकथा 3 स्कोर एंड 10 मेमोरीज ऑफ बंगाल ICS में लिखा है। 1943 में बंगाल की सड़कों पर मुझे जितने लोग मिले, उनमें से आधे बदहवास, भूखे और असहाय थे। उन सबके चेहरे की त्वचा अंदर तक धंस चुकी थी, हड्डियां बाहर निकल आई थी और इन लोगों के शरीर पर जो बाल थे वो किसी सुई की तरह सख्त हो गए थे। आगे उन्होंने लिखा कि पोषण के अभाव में लोगों के शरीर को इस तरह घुलते देखना आसान नहीं है और उन दृश्यों को याद करके आज भी मेरा शरीर कांप उठता है। वहीं वयोवृद्ध चित्रकुमार सामंत 1943 में बहुत कम उम्र के थे, लेकिन वह भी दखद दृश्यों को याद करते हैं। मैं और मेरा परिवार कई दिनों तक भूखे रहे। लोगों को कंकाल बनते देखना डरावना लगता था। आप किसी को देखते हैं तो ये बताना मुश्किल था कि आप इंसान को देख रहे हैं या किसी भूत को। मैं एक नहर के पास जाता था और देखता था ढेर सारी लाशें आसपास पड़ी हैं। कुत्ते उन्हें खा रहे हैं, गिद्ध उन्हें नोच रहे हैं। ब्रिटिश सरकार ने हमें भूखा रहकर मार डाला था। खाने की तलाश में लोग दर दर भटकने लगे। नतीजन लाखों परिवार बिछड़ गए। कई माँ बाप ने तो अपने बच्चों को हुगली नदी तक फेंक दिया था, क्योंकि वो अपने बच्चों को भूख से तड़पता हुआ देख नहीं पा रहे थे। सिर्फ एक प्याला चावल के लिए लोग अपनी बहन बेटियों का सौदा करने को भी मजबूर हो गए थे। मानो इस अकाल ने इंसानियत का गला घोंट दिया था। बंगाल की सड़कें लाशों के ढेरों से भर गई थीं, लेकिन किसी के शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपने का अंतिम संस्कार भी कर सके। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने इन लाशों को हजारों की संख्या में हुगली नदी में फेंकना शुरू किया, जिससे हुगली नदी का पानी भी जहर बन गया और लोगों को हैजा हो गया। वहीं गलियों में पड़ी लाशों से मलेरिया फैलने लगा और इसी दौर में बंगाल में 3 साइक्लोन यानी चक्रवात आए। यानी जिन लोगों को भूख ने बख्शा, उन्हें इन बीमारियों और कुदरती आपदाओं ने निगल लिया। बंगाल के लोगों को तड़पता देख ब्रिटिश अफसरों को भी दर्द महसूस हुआ। उन्होंने चर्चिल से मिन्नतें की कि थोड़ा अनाज बंगाल भेज दो, लेकिन चर्चिल ने इसे नजरअंदाज किया। उस वक्त के वायसराय आर्चबाल्ड वेवेल ने अपनी डायरी में लिखा, बंगाल का अकाल सबसे बड़ी आपदाओं में से एक था जो ब्रिटिश शासन के तहत लोगों पर पड़ा और भारतीयों और विदेशियों दोनों के बीच हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। लेकिन चर्चिल के इन क्रूर कर्मों की बातें उस वक्त दुनिया तक नहीं पहुंची। पता है क्यों? क्योंकि उस समय ब्रिटिश सरकार ने सूखे की रिपोर्टिंग पर पाबंदी लगा दी थी। प्रोफेसर सुगाता बोस कहते हैं, मार्च 1943 से अक्टूबर 1943 तक किसी को भी अकाल पर रिपोर्ट करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन चित्त प्रसाद भट्टाचार्य नाम के पत्रकार ने गांव-गांव जाकर आपदा पर रिपोर्टिंग की। उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग की एक पत्रिका बनाई जिसका नाम उन्होंने हंगरी बंगाल रखा, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनकी किताब की लगभग 5000 प्रतियों को नष्ट कर दिया। लेकिन समय के साथ चर्चिल का सच बाहर आया और आज उन्हें 1943 में आए बंगाल अकाल का मुख्य दोषी माना जाता है, जिसे लेकर वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने ब्रिटेन में एक बार अपने भाषण में कहा था, मिस्टर चर्चिल के बारे में गहराई से अध्ययन करने की जरूरत है। उनके हाथ उतने ही खून से रंगे हैं जितने हिटलर के रंगे हैं, खास तौर पर उन फैसलों के कारण जिनकी वजह से 1943-44 का बंगाल का भयावह अन्न संकट पैदा हुआ, जिसमें 43 लाख लोग मारे गए। खैर दोस्तों, खुद को हिटलर की तानाशाही के खिलाफ युद्ध का बादशाह मानने वाले विंस्टन चर्चिल ने खुद भी हिटलर जैसी ही बेरहम हरकत की, जिससे 30 लाख से ज्यादा भारतीयों की जान चली गई। उस चर्चिल को लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट में बताइए और इस अकाल के सामने भी डट कर खड़े रहने वाले भारतीयों और आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बंगाल के लोगों के सम्मान में वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही आंख खोल देने वाले सच्चे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।